आपको बता दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड राज्य स्थापना के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीद राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। आपको बता दें कि 1 सितंबर 1994 के दिन खटीमा में उत्तराखंड राज्य की मांग कर रहे राज्य आंदोलनकारियों पर पुलिस की ओर से बर्बरतापूर्वक गोलियां चलाई गई थी, जिसमें 7 राज्य आंदोलनकारियों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। उन्हीं राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि देने के लिए हर वर्ष 1 सितंबर को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। मैं आज इस अवसर पर जिन्होंने राज्य निर्माण के लिए अपना सर्वोच्च निछावर किया, उन सभी को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, उन सबको नमन करता हूँ। जैसा अजय भट्ट जी ने कहा कि उनके कारण से, उन्हीं आंदोलनकारियों की बदौलत, उनके बलिदान की बदौलत हमको ये उत्तराखंड राज्य प्राप्त हुआ है। मैं उनको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ और आज का दिन उन महान लोगों को याद करते हुए उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का दिन है, जिन्होंने उत्तराखंड को एक अलग राज्य बनाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। उसमें से अनेक लोगों ने, जिन्होंने उस आंदोलन में भाग लिया, जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, अपनी मां की ममता को भी पीछे छोड़ दिया, बहन की राखी को भी छोड़ दिया, अपने बच्चों को भी छोड़ दिया और हंसते हंसते अपने प्राणों का बलिदान कर दिया कि हमको उत्तराखंड राज्य चाहिए। खटीमा गोलीकांड की 30वीं वर्षी पर आज के दिन बलिदान होने वाले सभी बलिदानियों को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं, जिन्होंने हम सब के बेहतर भविष्य के लिए, अलग उत्तराखंड राज्य के लिए अनेक सपने देखे और अपने वर्तमान और भविष्य को कुर्बान कर दिया। उत्तराखंड की जनता हमेशा इन वीरों। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा के एक निजी बैंकेट हॉल में आयोजित अनुसूचित जाति के युवाओं के संवाद कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। कार्यक्रम में संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि डबल इंजन सरकार दलित एवं अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लिए कार्य कर रही है। भारत सरकार और प्रदेश सरकार द्वारा कई योजनाएं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं दलित समाज के अंतिम छोर में रहने वाले व्यक्तियों को विकास के मुख्य धारा से जोड़ने हेतु समाज कल्याण विभाग के माध्यम से चलाई जा रही है। उनका लाभ उठाएं। मुझे इस कार्यक्रम के बारे में आप सब उन्होंने बताया कि हम कार्यक्रम यहाँ पर करना चाहते हैं। उसी क्षण मैंने सोच लिया था कि मैं जब खटीमा आ रहा हूं तो ये पल आप सबसे मिलने का, इसको मैं कहूंगा नहीं, आप सबसे अवश्य मिलने आऊंगा और आप सबके बीच में हालांकि आज मेरे कार्यालय के अधिकारियों ने मुझे कहा कि आपके दूसरे कार्यक्रम भी लगे हैं, मुझे देहरादून भी पहुंचना है। मैंने उनसे कहा कि आगे के कार्यक्रमों को थोड़ा और आगे कर दीजिए, मैं आप सब लोगों से मिलकर ही यहाँ से जाऊंगा और मैं इस कार्यक्रम में आप सबके बीच में आकर निश्चित रूप से आप सबका अपनापन, आप सबका स्नेह यहाँ पर देखकर मैं अभिभूत हूँ। भाई बहनों, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने अनुसूचित समाज के कल्याण के लिए और उसके सुनहरे भविष्य का जो सपना देखा था, समानता का जो सपना देखा था, उस सपने को धरातल पर उतारने का काम, उस सपने को संवारने का काम अगर कोई कर रहा है तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उस सपने को साकार कर रहे हैं। बाबा साहब को आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में संपूर्ण भारत पर जमीनी स्तर पर अनुसूचित जाति के लोगों के लिए काम हो रहा है, उनके उत्थान के लिए योजनाएं बन रही हैं। और अगर आप आकलन करेंगे तो स्वतंत्र भारत के इतिहास में
प्रधानमंत्री मोदी जी अकेले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए, समाज के अंतिम छोर में रहने वाले गरीबों के लिए जितनी योजनाएं बनाई हैं, किसी भी कालखंड में इतनी योजनाएं कभी नहीं बनी हैं। भाइयों बहनों, उत्तराखंड के अंदर भी हमारी डबल इंजन की सरकार, चाहे वो अनुसूचित वर्ग है, ओबीसी समाज है, उनको अनुसूचित जनजाति के समाज है, आदिवासी समाज, उन सबको मजबूत करने के लिए, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए, देश और प्रदेश की उन्नति में वह भी अपना योगदान दें। क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि एक परिवार में रहने वाले चारों भाई जब तक एक समान नहीं होंगे तब तक परिवार आगे नहीं बढ़ेगा। इसी प्रकार से देश और प्रदेश के लिए सारे लोग जब तक विकास के पहिए को आगे बढ़ाने में अपना बराबर का योगदान नहीं देंगे, बराबर की उनकी क्षमता नहीं होगी, तो निश्चित रूप से वो गाड़ी आगे नहीं बढ़ पाएगी, परिवार आगे नहीं बढ़ पाएगा, प्रदेश आगे नहीं बढ़ पाएगा, देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए हमने भी अनेक योजनाएं बनाई हैं। पहले की सरकारें केवल दिखावे के लिए अनुसूचित समाज की विकास की बात किया करती थी, लेकिन हमने इसको धरातल। सीएम पुष्कर सिंह धामी की एक्सपोस्ट, अब आपको बता दें कि उन्होंने लिखा है एक्सपोस्ट पर अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक भगवान श्री कृष्ण के अनन्य उपासक एवं महान आध्यात्मिक गुरु श्री भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी की जयंती पर कोटिशः नमन। मानवता के कल्याण हेतु आपके द्वारा दिखाया गया आध्यात्मिक मार्ग अनंत काल तक समाज का पथ प्रदर्शित करता रहेगा। साथ ही एक और एक्सपोस्ट उनकी आपको बता दें कि लोकसभा सांसद एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री राधा मोहन जी को जन्म दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं मुख्यमंत्री उत्तराखंड पुष्कर सिंह धामी ने दी है। एक्सपोस्ट पर उन्हें बधाई दी है। उन्होंने लिखा कि भगवान श्री बद्री विशाल से आपके सुखद आरोग्यपूर्ण एवं सुदीर्घ जीवन की कामना करता हूं। और तीसरा एक्सपोस्ट सीएम पुष्कर सिंह धामी का उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन के दौरान खटीमा गोलीकांड में अपने प्राणों की आहुति देने वाले अमर शहीद आंदोलनकारियों को कोटिशः नमन उन्होंने किया। उन्होंने लिखा कि राज्य निर्माण में आपके द्वारा दिया गया बलिदान अविस्मरणीय है। हमारी सरकार शहीदों के सपनों के अनुरूप निरंतर कार्य कर रही है। राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों के सशक्तिकरण हेतु 10% क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था लागू की गई है। और सीएम पुष्कर सिंह धामी की एक और एक्सपोस्ट आपको बता दें, उन्होंने लिखा कि डोईवाला विधानसभा से माननीय विधायक श्री ब्रजभूषण गैरोला जी को जन्मदिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। मां चंडी देवी से आपके दीर्घायु मंगलमय एवं यशस्वी जीवन की कामना करता हूं। और अब बीजेपी सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत के एक्सपोस्ट, उन्होंने लिखा कि खटीमा गोलीकांड में शहीद राज्य आंदोलनकारियों को कृतज्ञ प्रदेशवासियों की ओर से हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उत्तराखंड राज्य निर्माण में आपने प्राणों की आहुति देने वाले राज्य आंदोलनकारियों के बलिदान को प्रदेश सदा याद रखेगा। जय उत्तराखंड। और अब बीजेपी सांसद अनिल बलूनी की एक्सपोस्ट आपको बता दें, उन्होंने लिखा कि वामपंथी उग्रवाद का अब देश से खात्मा तय। मोदी सरकार रूथलेस अप्रोच के साथ वामपंथी उग्रवाद के पूरे इकोसिस्टम को ध्वस्त कर रही है। मार्च 2026 तक पूरी तरह नक्सलवाद से मुक्त होगा भारत।
उत्तराखंड के निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने गैरसैंण में विधानसभा सत्र के दौरान एक बड़ा मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में धामी सरकार को गिराने के लिए षड्यंत्र चल रहा है। कुछ बिजनेसमैन इसके लिए 500 करोड़ रुपए खर्च करने जा रहे हैं। वहीं जैसे ही ये बड़ा मामला सामने आया, उसके बाद अलग अलग प्रतिक्रिया सामने आई है। आपको बता दें कि अब एक और बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि अगर इस तरह का कोई मामला है तो इसका प्रमाण विधायक को जरूर देना चाहिए, और अगर विधायक के पास इसका प्रमाण है तो हमारी सरकार इस पर जरूर कार्रवाई करेगी। देखिए, जो उमेश शर्मा जी नियम 58 के तहत उन्होंने एक अपना विषय रखा और सरकार की तरफ से मेरे द्वारा जवाब दे दिया गया। जहाँ तक ये 500 करोड़ का विषय है, तो मैं समझता हूँ कि सम्मानित हमारे विधायक जी ने एक प्रमाणिक जानकारी के आधार पर बातचीत करनी चाहिए। अब किस आधार पर उन्होंने आरोप लगाया, क्यों आरोप लगाया, तो वो जाने। तो मैं नहीं समझता, यहाँ सरकार हमारे पास है, लाए ना प्रमाण, सरकार जांच करा लेगी। हम लोगों के पास लाए ना विषय सरकार, क्योंकि विधानसभा में जो नियम 58 के तहत विषय आया उसका पूरी तरह से जवाब दिया गया। आप भी जानते हैं कि विधानसभा नियमों से चलती है और नियमों के आधार पर उनको जवाब दिया गया। यदि इस प्रकार की कोई उन पर प्रमाणिक जानकारी, तो हमारी सरकार तैयार है उसकी जांच कराने। खबर देहरादून से है, जहां पर पूर्व कैबिनेट मंत्री हीरा सिंह बिष्ट ने गोल्डन फॉरेस्ट की जमीनों के घोटाले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। बिष्ट ने कहा कि सरकार के कई मंत्री और उनके करीबियों पर भी गाज गिर सकती है, जिस कारण सरकार कोर्ट के आदेशों की अवहेलना कर रही है। वहीं आरोपों का खंडन करते हुए कैबिनेट की सुबोध उनियाल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार सरकार जल्द ही इसकी जांच कराएगी और समस्त भूमि जो कब्जा की गई है उसको मुक्त करवाएगी। मुझे भी पढ़ने को मिला कि गोल्डन फॉरेस्ट में तमाम सरकारी जमीन पे कब्जा किया हुआ है, तो सरकार उसका परीक्षण कराएगी और जो सरकार की जमीन का कब्जा को उसको हटाने का काम करेगी। प्रयागराज में होने वाले कुंभ मेले और संत जगत से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, जहां अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष निरंजनी गुट को पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन अखाड़े ने अपना समर्थन दिया है। अखाड़ा परिषद के एक गुट के अध्यक्ष और निरंजनी अखाड़े के सचिव महंत रविंद्रपुरी ने दावा किया कि पहले उन्हें 13 में से 7 अखाड़ों का समर्थन प्राप्त था और अब बड़ा अखाड़ा को मिलाकर कुल 8 अखाड़ों का समर्थन मिल गया है। आज कनखल स्थित बड़ा अखाड़ा में देर शाम हुई बैठक में समर्थन का ऐलान किया गया। महंत रविंद्रपुरी ने कहा कि बड़ा अखाड़े के जितने भी पंच हैं, सभी पंचों की ने बैठक की और उसके बाद उन्हें समर्थन दिया है। अब उन्हें 8 अखाड़ों का समर्थन मिल गया है। उन्होंने दावा किया कि आने वाले समय में सभी अखाड़े एक हो जाएंगे और प्रयागराज कुंभ को दिव्य भव्य बनाया जाएगा। पूज्यपाद श्री सतपंच परमेश्वर पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन के पूज्य महंत साहिबानों ने पूज्य महंत श्री रविंद्रपुरी जी महाराज मनसा देवी जी को समर्थन दिया है अखाड़ा परिषद के संबंध में। हम उनका स्वागत करते हैं। बड़ा अखाड़ा उदासी का समर्थन मिला है और मैं इस समय इसी अखाड़े में खड़ा हूँ, आप मुझे देख रहे हैं। और आज हम 8 अखाड़े हो गए हैं और बहुत जल्दी से 2 दिन में 3 दिन में महीने के अंदर अंदर मतलब कहने का तात्पर्य है प्रयागराज कुंभ मेले से पहले हम सब एक हो जाएंगे। हम सब आपस में गुरु भाई है, कोई हमारे आपस में कोई ऐसा नहीं है कोई मनमुटाव है या कोई दूरी, हम सब एक है। इसलिए बहुत जल्दी हम एक हो जाएंगे और प्रयागराज का जो कुंभ है बहुत दिव्य और भव्य कुंभ होगा, हमें उसकी तैयारी करनी है, सब एक होकर के। खबर उत्तराखंड के गदरपुर से है, जहां पर रीड गदरपुर में किच्छा विधायक तिलकराज बेहड़ ने प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने गदरपुर में युवती की जघन्य तरीके से हुई हत्या का बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हमने विधानसभा में भी ये मुद्दा उठाया था, लेकिन सरकार कुछ छुपाने का प्रयास कर रही है और हमारी मांग है कि हाईकोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच की जानी चाहिए। देश की और विशेष रूप से उधम सिंह नगर की कानून व्यवस्था बिल्कुल चौपट हो चुकी है और इस कप्तान के रहते हमें कोई न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि प्रदेश के अंदर हमारी बहनें, हमारी माताएं,
सुरक्षित नहीं है। लगातार राज्य के अंदर भाजपा की सरकार में घटनाएं हो रही हैं, बलात्कार की, हत्याएं की घटनाएं। अभी आप देख लीजिए हरिद्वार पहाड़ों की घटनाएं, उधम सिंह नगर के अंदर हमारी बहन नर्स की घटना, एक मौलवी के द्वारा मलसी में मेरी विधानसभा क्षेत्र के अंदर जिस तरह से बच्चों के साथ खेल खेला गया है, तो एक नहीं है, अनेकों। उत्तराखंड के चमोली में जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने जवाहर नवोदय विद्यालय पीपलकोटी में विद्यालय प्रबंधन और सलाहकार समिति की बैठक ली। उन्होंने विद्यालय संचालन में आ रही समस्याओं का निराकरण करते के लिए छात्र छात्राओं को करियर काउंसलिंग के साथ बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। इस दौरान जिला अधिकारी ने सदस्यों के साथ विद्यालय परिसर का स्थलीय निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। सरकारी स्कूलों में चल रहे पीएम पोषण कार्यक्रम के तहत बनाए जाने वाले भोजन की स्वच्छता को लेकर भारतीय मानक ब्यूरो की ओर से बनाए गए मानकों पर चर्चा के लिए देहरादून के निजी होटल में मानक मंथन प्रोग्राम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे विभागों के साथ भोजन की गुणवत्ता बढ़ाने को लेकर गहन मंथन किया गया। अच्छा सवाल किया, लेकिन मैं बताना चाहूँगा भारतीय मानक ब्यूरो जो है राष्ट्रीय निकाय है जो कि मानकों का निर्धारण करता है, परंतु जहाँ तक उसको नियंत्रण करना है वो सही तरीके से उनका अनुपालन हो रहा है। कुछ विषयों में हमें डायरेक्ट जो है पावर्स मिली हुई हैं, लेकिन क्योंकि मिड डे मील जो वहाँ पर एजुकेशन डिपार्टमेंट का मुख्य कार्य है, तो उसका जो भी रिलेटेड मैटर है जहाँ पर कोई कमियाँ पाई जाती हैं या ऑडिटिंग होती है वो उस डिपार्टमेंट के थ्रू ही की जाती है। देखिए, भारतीय मानक ब्यूरो, खाद्य सुरक्षा में औसत प्रशासन तथा शिक्षा विभाग मिलकर के इस कार्यशाला का आयोजन किया गया है। और जो खाद्य सुरक्षा है उसके लिए क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और भोजन की गुणवत्ता कैसी होनी चाहिए, उसको मेंटेन कैसे किया जाए, भोजन पकाते समय क्या क्या सावधानियां बरतें और किस तरह का भोजन बनाएं ताकि हमारे बच्चों को उचित पोषण मिल सके, उसको लेकर के वर्कशॉप का आयोजन किया गया है। आज का जो कार्यक्रम है भारतीय मानक ब्यूरो, शिक्षा विभाग और खाद्य सुरक्षा औषधि प्रशासन, हम तीनों का जॉइंट एफर्ट से ये एक इवेंट के फॉर्मेट में आया है। और इस इवेंट में एजुकेशन डिपार्टमेंट के जितने भी ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ मिड डे मील सर्व किया जाता है, उनके प्रिंसिपल्स, भोजन माताएं और जो FDA के ऑफिशियल्स हैं और BIS के जो स्टैंडर्ड मेकिंग बॉडी उनके ऑफिशियल्स भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसके अलावा पूरे राज्य से जो मिड डे मील कार्य योजना को देखते हैं जनपद स्तर पर, ब्लॉक लेवल पे, उन लोगों ने भी वर्चुअली इसको ज्वाइन किया हुआ है। उत्तराखंड राज्य गठन आंदोलन के दौरान खटीमा गोलीकांड के शहीदों को देहरादून के शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि दी गई। शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि देने के लिए काफ़ी संख्या में राज्य आंदोलनकारी और स्थानीय लोग इकट्ठा हुए। आपको बता दें कि खटीमा, मसूरी और मुजफ्फरनगर में आंदोलनकारियों की शहादत के बाद उत्तराखंड राज्य अस्तित्व में आया। खटीमा में 1 सितंबर 1994 को राज्य गठन के लिए आंदोलन कर रहे आंदोलनकारियों पर पुलिस ने बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की, जिसमें 7 आंदोलनकारी शहीद हो गए थे। यह उत्तराखंड राज्य गठन आंदोलन के लिए पहली शहादत थी। सितंबर 1994 को राज्य निर्माण आंदोलन के दौरान जो पहली बड़ी घटना, विभत्स घटना जिसे कहते हैं कि बर्बरता हुई, वो खटीमा में हुई और हमारे 6 लोग वहाँ शहीद हुए। और संयोग ऐसा रहा कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी वहाँ जो हैं सबने शहादत दी। तो खटीमा जो गोली कांड था, हम उनके शहीदों को 1 सितंबर 1994 से लेकर लगातार अनवरत हर वर्ष यहाँ शहीद स्थल पर आकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जहाँ तक रही राज्य निर्माण के बाद की अब तक की जो यात्रा है, 24 वर्ष हो गए हैं, और आपने पूछा कि क्या वो मकसद पूरा हो पाया है। मंजिल अभी दूर है, हम धीरे धीरे चल रहे हैं, गति अभी कछुआ वाली है और कछुआ गति से अभी चल रहे हैं। अभी लंबी लड़ाई है और जो राज्य निर्माण की मूल अवधारणा थी जिसके लिए शहादत हुई है, उसको हमको लेके आना है। हम लोग सकारात्मक हैं, आशावान हैं कि हम लोग एक दिन ज़रूर
बहुत जल्दी आने वाले वर्षों में उस मंजिल को पाएंगे, उस मुकाम को छुएंगे। देखिए, आज शहीद स्मारक देहरादून में हम लोग उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच के आह्वान पे यहाँ सब इकट्ठे हुए हैं। तमाम राज्य आंदोलनकारी आज जो खटीमा जो हो, इस उत्तराखंड आंदोलन की प्रथम शहादत थी, जिसमें हमारे 7 राज्य आंदोलनकारी शहीद हुए थे। बर्बर तरीके से उन पर लाठीचार्ज हुआ था। निश्चित तौर से वो उस राज्य आंदोलन का ऐतिहासिक दिन था। आज उस ऐतिहासिक दिन को, उन शहीदों को याद करने के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठे होते हैं। और इस शहादत दिवस के मौके पर हम राज्य सरकार से भी मांग करते हैं कि खटीमा में जो भव्य स्मारक है उसको और भव्य तरीके से बनाया जाए, और जितने भी शहीद स्मारक इस उत्तराखंड में हैं उनके रखरखाव की उचित तरीके से उनका रखरखाव किया जाए। देहरादून में महिला अपराध के मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी बड़े आंदोलन करने का प्लान तैयार कर रही है। इसी कड़ी में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में जो महिलाओं के खिलाफ अपराध होते हैं उसमें भाजपा के कार्यकर्ता भी शामिल हैं। ऐसे में सरकार को अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए कदम उठाने चाहिए। उनका कहना है कि इस मामलों को लेकर कांग्रेस पार्टी बड़ा आंदोलन करेगी। जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का नाम व्यभिचार में, बलात्कार में, यौन शोषण में सामने आ रहा है, उससे लगता है कि भाजपा की सरकार ने अपने कार्यकर्ताओं को खुली छूट देती है, बलात्कार करने का लाइसेंस दे दिया है, ऐसा प्रतीत होता है। आज देखिए फिर एक नया कांड और आ गया लाल कुआं का। कल सल्ट का आया था, अभी 10 दिन पहले आपका हरिद्वार का आया था, अंकिता भंडारी का आपके सामने है, मुख्यमंत्री के निर्वाचन क्षेत्र का मामला आपके सामने, कई मामले ऐसे हैं। और राष्ट्रीय स्तर से लेकर यहाँ तक, चाहे ब्रजभूषण शरण सिंह का मामला हो, चाहे कुलदीप शंकर का मामला हो, चाहे रेवन्ना का मामला हो, चाहे महेश नेगी का मामला हो, चाहे कोई मामला हो, इन सब में भारतीय जनता पार्टी के लोगों का नाम आया है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि राजधानी देहरादून के सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन विभाग की समीक्षा बैठक हुई। वहीं इस बात पर आपदा प्रबंधन ने सचिव विनोद कुमार सुमन ने कहा कि मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि कहीं भी आपदा आने पर त्वरित गति से कार्रवाई की जाए और रिस्पांस टाइम हमारा कम से कम हो। साथ ही उन्होंने कहा कि आपदा को रोकना हमारे बस में नहीं है, लेकिन आपदा को हम कम कर सकते हैं, जिस पर मुख्यमंत्री ने कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि जहां जहां आपदा आ रही है हमें त्वरित गति से कार्रवाई करने के लिए तैयार रहना चाहिए। रिस्पांस टाइम हमारा बहुत कम हो, शीघ्रातिशीघ्र हम मौके पर पहुँचें। आपदा को रोकना हमारे बस में नहीं है, लेकिन आपदा को कम करने का काम हम कर सकते हैं, उस पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ जब भी कहीं आपदा आती है त्वरित गति से